जो आने जाने वाले थे उनकी नज़र मेरी बेटी पे पड़ी, तो उन्होंने कहा कि इनके वालिद से बात की कि आप हमसे 3-4 लाख रुपया ले लें तो आप हमें अपनी बेटी को बेच दें। वो मुझे उनके एवज बेचना चाह रहे थे, पैसों के एवज। शादी निकाह वगैरह का कोई सिलसिला नहीं था, बस वो मुझे बेचना चाहते थे और बेच के उनको काफ़ी भारी रकम मिल रही थी जिससे वो अच्छे तरीके से मतलब कि नशे का सामान और वो सारा कुछ अपना कर सकें। फिर हम लोग तो बस निकल आए हैं वहाँ से, अल्लाह के भरोसे पे निकले हैं, यहाँ पे आ गए हैं। ट्रेन में बैठे थे, वहाँ से बैठते बैठते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमें ये टूटा फूटा सा घर नज़र आया, हम यहाँ पे बैठ गए हैं। तो देखें, अल्लाह ने आप लोगों को हमारे लिए वसीला बना के भेज दिया कि आप लोगों ने हमें देखा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, रिश्तेदार पहले तो थे जब तक हमारे हालात ठीक थे, लेकिन जब हमारे हालात ख़राब हुए, मेरे जो शौहर हैं वो नशे पे लगे, तब फिर रिश्तेदारों ने तब से ही हमारे से ताल्लुक़ तोड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान। आज को तो आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। नाज़रीन, हम कसूर आए हुए थे कवरेज के सिलसिले में, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक माँ और बेटी जो है तकरीबन यहाँ से हमें एक घंटा हो गया, हम इन्हें नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये अकेली बैठी हुई हैं। कभी उठ के इधर होती हैं, कभी उधर होती हैं, कभी मच्छरों की वजह से तंग होकर कभी आगे जा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि नौजवान इनके साथ बेटी है और एक माँ है, ये दोनों इतनी रात को मतलब इस टाइम घंटे से हम नोट करें कि इसी जगह पे हैं, तो इन्हीं से हम जानते हैं कि ऐसे क्या मामला बने हैं इनके साथ कि ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, यहाँ पे आप इस टाइम मौजूद हैं, ऐसे क्या मामला बने हैं? हम लोग साहिवाल से हैं और हमारा जो घर था काफ़ी अच्छा घर था, बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, मेरे हस्बैंड का कारोबार भी बहुत अच्छा था और हमारी एक ही बेटी बहुत लाडली थी। इसके सारी ख्वाहिशें इसके पापा पूरी करते थे, लेकिन बस अचानक से हालात बदले तो उनके किसी दोस्त ने उन्हें नशे पे लगा दिया। तो बस नशे पे लगने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारा कारोबार ख़त्म हुआ। फिर कारोबार ख़त्म होने के बाद घर के जो सारे हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर जब उनके पास कारोबार के बाद कुछ पैसा नहीं बचा तो फिर उन्होंने घर के सामान की तरफ रुख किया। फिर सामान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू किया। घर की एक एक चीज़ जो भी ज़रूरत की थी, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, टीवी, LCD वगैरह जो भी हमारे घर में था वो एक एक करके सारा सामान बेच दिया उन्होंने। तो जब सारा सामान बिक गया फिर उनके पास, ज़ाहिर है आपको पता है नशे वाले इंसान को तो ये होता है कि चाहे जैसे भी हो उसका नशा पूरा होना चाहिए। फिर उसके लिए उन्होंने देखा कि अब घर में कोई और चीज़ तो बची नहीं है, तो जिनके साथ उनका उठना बैठना था वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता घर आने जाने लगे। तो फिर उनकी नज़र, जो आने जाने वाले थे उनकी नज़र मेरी बेटी पे पड़ी, तो उन्होंने कहा कि इनके वालिद से बात की कि आप हमसे 3-4 लाख रुपया ले लें तो आप हमें अपनी बेटी को बेच दें। मतलब ये जो बेटी आपके साथ मौजूद है इनकी बात कर रही हैं? जी जी, ये मेरी बेटी है, 18 साल इसकी एज है। तो फिर जब उन्होंने ये सोचा और मुझे पता चला कि ये चीज़ करने लगे हैं, तो मैं फिर अपनी बेटी को, पहले तो हम उनका तशद्दुद वगैरह बर्दाश्त करते रहे, वो हमें मारते भी थे, घर का सामान तोड़ देते थे, जो भी करते थे उससे तो हमें इतना मसला नहीं था, लेकिन जब ये बात आई तो फिर आपको पता है मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल था। अच्छा माँ जी, मैं अब यहाँ पे आपकी बेटी से बात करना चाहूँगा कि बच्चे, जब आपके फादर ने इस तरह के मामला किए, जब वो नशा करते थे, एक बाप को तो अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है और एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी की हर बात मान लेता है। तो आपने अपने फादर को समझाया नहीं कि आप नशा ना करें, नशा अच्छी चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दें, इससे दूर हो जाएं? ऐसा आपने कभी नहीं उन्हें बोला? ऐसा बोलते हैं तब जब हमें पता चलता शुरू में कि वो ऐसा काम करने लग गए हैं, हमें पता ही नहीं था। वो बाहर जाते थे और बाहर से ही सब करके आ जाते थे। हमें तो तब पता चला जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता घर का सामान बेचना शुरू किया, और जब मेरी वालदा ने उन्हें समझाया तो फिर उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया, उन पर तशद्दुद किया। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो फिर उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया, और फिर इस तरह आपको पता है हालात हो गए। तो फिर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि तब तक उनका इतना नशा सर पे चढ़ चुका था कि उनकी दिमागी हालत ही ऐसी नहीं रही थी कि वो किसी की बात सुन सके या समझ सके। तो उसके बाद आपने और आपकी मदर ने क्या फ़ैसला किया? आज यहाँ पे किस तरह से हम मौजूद हैं? पहले तो हम बर्दाश्त करते रहे कि चलो कभी ना कभी वो सही होंगे, इसी उम्मीद से, अल्लाह पे उम्मीद रखे कि सही हो जाएंगे वो। लेकिन जब हमने ये बात सुनी कि वो मुझे बेचना चाह रहे हैं तो फिर मेरी वालदा ने नहीं बर्दाश्त किया, क्योंकि आपको पता है सही लोग नहीं थे जिनके साथ उनका उठना बैठना था।
इसलिए फिर हमने फैसला किया कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, और हम उनको बताए बिना घर से निकल आए। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे आगे, किधर। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, वो आपके उनके साथ शादी करवाने वाले थे या वैसे ही बेचना चाह रहे थे कि पक्की पक्की आप ले लो और मुझे इसके एवज कुछ पैसे दे दो? वो मुझे उनके एवज बेचना चाह रहे थे, पैसों के एवज। शादी अच्छा, निकाह अच्छा। वगैरह का कोई सिलसिला नहीं था, बस वो मुझे बेचना चाहते थे, और बेच के उनको काफ़ी भारी रकम मिल रही थी जिससे वो अच्छे तरीके से मतलब कि नशे का सामान और वो सारा कुछ अपना कर सकें, इसलिए वो वैसे ही मुझे बेच रहे थे। तो निकाह जब उन्होंने वगैरह बेचने की बात की है, जब उन्होंने बेचने की बात की तो हमने अपने बाप से पूछा नहीं है, मुझे आप बेच तो रहे हैं लेकिन आपको पता है कि मेरे साथ बाद में क्या करेंगे, ये उन लोगों ने आपको बताया? उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था कि मुझे कोई क्या करता है। उन्हें सिर्फ अपना नशा नज़र आ रहा था कि उनका नशा पूरा हो जाए। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि मुझे वो बेचते हैं या मेरे मतलब बाद में आपके साथ वो जिन्हें बेच रहे हैं वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, उन्हें उससे नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने नशे से था कि नशे के लिए पैसे मिल जाएं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था। तो माँ जी आप बताइएगा, जब आपने अपने शोहर को नहीं कहा कि हमारी बेटी है, हमने अपनी बेटी की किसी अच्छे घर शादी भी करनी है, उसे अच्छा कोई इंसान उसके लिए ढूंढना है, तो आप नशा करने वालों के हाथों थोड़े से पैसे या जितने भी पैसे मिल रहे हैं इनकी वजह से अपनी बेटी को बेच रहे हैं? पहले तो वो इस बात को आपको पता है, जब वो ये हमारी एक ही बेटी थी, लाडली थी, लेकिन तब तक तो वो ठीक थे ना, लेकिन जब वो नशा करने लगे थे तब तो उनकी दिमागी हालत ही ऐसी नहीं थी कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकते। तब तो समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उन्हें तब नशे के अलावा किसी बात की समझ ही नहीं आती थी। तो आपने सोचा है कि आप घर से तो निकल आई हैं, रात का टाइम है, खाना पीना भी होता है, यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा, मच्छर इतने ज़्यादा हैं, तो हमने सोचा कि अब आगे आप क्या करेंगी? अभी हम लोग तो बस निकल आए हैं वहाँ से, अल्लाह के भरोसे पे निकले हैं, यहाँ पे आ गए हैं। ट्रेन में बैठे थे, वहाँ से बैठते बैठते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमें ये टूटा फूटा सा घर नज़र आया है, हम यहाँ पे बैठ गए हैं। तो देखें, अल्लाह ने आप लोगों को हमारे लिए वसीला बना के भेज दिया कि आप लोगों ने हमें देखा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब आप लोग हमारे पास आए हैं तो आपने हमसे हमारी सारी बात पूछी है, हमसे सारा कुछ सुना है, तो अब आप लोग हमारे लिए कुछ करें। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो अब हमारी हेल्प भी करें, हमें रहने के लिए कोई जगह दें, हमें खाना दें। मतलब कि आपको कोई ऐसा है कि देखें, हम तो कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ टाइम, 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, या आपको 1 वक्त का खाना दे सकते हैं या 2 वक्त का दे सकते हैं। उसके बाद आपकी बेटी है, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है जहाँ पे आप चली जाती? नहीं, रिश्तेदार पहले तो थे जब तक हमारे हालात ठीक थे, लेकिन जब हमारे हालात ख़राब हुए, मेरे जो शौहर हैं वो नशे पे लगे, तब फिर रिश्तेदारों ने तब से ही हमारे से ताल्लुक़ तोड़ लिया था। अब हमने कोशिश भी की कुछ रिश्तेदारों की तरफ जाने की, लेकिन किसी ने हमारे लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब उन्होंने अंदर सुना कि हम लोग हैं तो किसी ने हमें बात ही नहीं हमसे की, हमारी कोई बात सुनी ही नहीं है। तो मजबूर होके फिर हमने ये रास्ता अपनाया, फिर हम ऐसे ही बैठे हैं और यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा बच्चे, हर एक जो बच्ची होती है, जो नौजवान होती है बच्ची, उनका होता है कि मैं पढ़ लिख के ये बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, पुलिस में जाऊंगी, एयर होस्टेस बनूंगी। आपका क्या ऐसा कोई ख्वाब है था आपका? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आते थे। मैं हमेशा अपने स्कूल में टॉप करती रही हूँ, लेकिन उसके बाद जब मेरी आगे पढ़ाई का होना था तो फिर मेरे वालिद नशे पे लग गए। उसके बाद फिर घर के हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ पाती, तो हमारे लिए कोई मतलब था ही नहीं। तो फिर हम उधर से पढ़ाई छोड़ी और फिर मैं अपनी वालदा के साथ इधर आ गई और अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम इधर से कहाँ जाएँ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे बैठना मुश्किल हुआ पड़ा इस टाइम, मच्छर इतने को ज़्यादा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ पे हम कहानी ख़त्म करते हैं, मतलब जो इनकी सारी बात है इन्होंने अपनी बता दी है। अच्छा देखें, आपकी कोई मदद कर देगा, 1 दिन रख लेगा, कहीं 2 दिन रख लेगा, हम भी इतना ही कर सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन खाना दे सकते हैं। हमारे देखने वाले ऐसे नाज़रीन, आपकी बेटी है, शादी की भी समझे कि उनकी उम्र तो हो ही चुकी है, तो अगर कोई हमारे देखने वालों में से ऐसे इंसान है जो कहे कि अपनी बेटी की शादी जो है हमारे साथ कर दें, हो भी नेक इंसान, शरीफ इंसान, आपको घर भी दे, हर चीज़ दे, तो आपने क्या सोचा अपने बेटी के फ्यूचर के बारे में? हाँ जी, इसके अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि अगर कोई ऐसा इंसान हमें मिल जाता है जो हमें घर देता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें खाना देता है, मेरी बेटी के साथ बाकायदा निकाह करता है, इस्लाम में तो निकाह ही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग तो इस बात पे खुश होंगे कि हमारे लिए इस तरह का कोई वसीला बन जाए। तो अगर कोई ऐसा करता है, हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो हम इस चीज़ पे राज़ी होंगे। हमारे अक्सर जो नाज़रीन है वो देखने वाले बाहर क्यों मालिक में है, यहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा तंग है, ज़ाहिर बात है इनके वालिद और आपके शोहर जो है वो नशे से बाहर होंगे तो आपको ढूंढेंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर वही मामला करेंगे। तो अगर कोई आपको बाहर के मुल्क में बुलाता है
तो उसके बारे में आपका क्या? हाँ जी, अगर ऐसा हो जाता तो हमारे लिए और ज़्यादा बेस्ट है कि अगर हम लोग बाहर चले जाते हैं तो हम हर मुश्किल से ही आज़ाद हो जाएंगे, हमारी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, मेरी बेटी भी महफूज हो जाएगी और मैं भी अपनी बेटी के साथ महफूज हो जाऊंगी। और शोहर का जहाँ तक है वो तो अभी नशे की इस हालत तक पहुँच गए हैं कि अब उनका नशा छोड़ना नामुमकिन है। हमने बड़ी कोशिश की है, उनका इलाज भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो तो नामुमकिन है। मतलब कोई बाहर बुलाता है आपको, कोई एतराज़ तो नहीं हाँ है? जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस पर। जी तो नाज़रीन बस जल्दी से हमने इनकी बात सुनी और ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो बैठना मुश्किल है। हमें नहीं मालूम कि रात किस तरह से गुजारती हैं। जितना हो सका हम इनकी कोशिश करते हैं इनको कोई रहने के लिए जगह दे दें, क्योंकि यहाँ रहना तो मुश्किल है। यहाँ पर रह ही नहीं सकती, ना सो सकती हैं ना बैठ सकती हैं। तो खाने का भी इनका कुछ ना कुछ हम बंदोबस्त करते हैं और बाकी इनके रहने का भी करते हैं। जो देखने वाले नाज़रीन जो इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, जो इनके सर पे हाथ रखना चाहते हैं, तो कोई आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह है कि लोग हमारे जो हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकें? नहीं, मोबाइल वगैरह फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग जब घर से निकले हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने सफ़र भी ऐसे ही मिन्नत समाजत करके किया है, तो बस जैसे तैसे भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी मोबाइल नंबर वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो भी करना है वो आपने ही करना है, आप देख लें कि क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए। नाज़रीन नंबर स्क्रीन पे हम लगा देंगे, जो भी इनके साथ चलना चाहता है, सर पे हाथ रखना चाहता है, नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें जो इनका एहसास कर सकें, इनके साथ आगे चल सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।